हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं IBACIO 2023 टीयर 1 का जो पेपर हुआ था 17 जनवरी को, उसकी थर्ड शिफ्ट सोल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, 2 शिफ्ट ऑलरेडी सोल्व करा चुका हूँ। उसमें काफ़ी तरह के क्वेश्चन हमने देखे, कुछ अच्छे लेवल के सवाल भी थे जो आपके SSC एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ इस पेपर का, तो 12 के आसपास क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने ही नहीं थे एग्जाम टाइम में। टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है उसे छूना भी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वो हम देखेंगे। जो क्वेश्चन SSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैं आपको अलग से बता दूंगा कि यार ये क्वेश्चन आप छोड़ के चले। ठीक है, और वो मैं कराऊंगा भी नहीं। और आने वाले सेशंस में, क्योंकि आगे 5 शिफ्ट बची हुई है, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बस मैं वो अलग से आपको एक वीडियो के अंदर करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि हमें बार बार ना आना पड़े। ठीक है, सारे क्वेश्चन सोल्व करने का फिर, क्योंकि हमने एक बार पैटर्न को समझ लिया, एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए वो चीज़ समझ ली, तो उसके बाद सिर्फ अच्छे क्वेश्चन जो आपके SSC के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं अलग से डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अब तक जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो। और कंप्लीट कोर्स करने के लिए अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं आपको SSC के हिसाब से सही चीज़ पढ़ा सकता हूँ, तो आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको हर तरीके की PDF और कंटेंट को बेस्ट तरीके से समझाया गया, जिससे कि एक बिगिनर भी अच्छे से समझ सके। पूरे कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आप RB से ऑफिसर बैच से कर सकते हैं। डेली टारगेट ग्रुप अभी हर मंथ 1 तारीख से स्टार्ट होता है और फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और ये IB के जो पेपर्स मैं करा रहा हूँ ये भी आपको प्लेलिस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। ठीक है, 2 शिफ्ट्स जो हमने पहले डिस्कस करी थी वो काफ़ी इजी वे में बिल्कुल सिंपल तरीके से करी थी। अब थोड़ा थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। पहला क्वेश्चन है, डेड लाइन का है, साथ के साथ किया जा सकता है। अगर स्टॉपेजेस हटा दिए जाए तो एक बस की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, स्टॉपेजेस के साथ उसकी स्पीड 114 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में बस कितना रुकती है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बिना स्टॉपेजेस की जो स्पीड होती है उसमें से स्टॉप्स के साथ जो स्पीड होती है उसे घटाते हैं, विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आर में आ जाएगा कि 1 घंटे में कितना रुकेगी। और अगर मुझे इसे मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे इंटू 60 कर दूंगा। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 38 डिवाइडेड बाई 152। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा 4 गुना कट रहा है और यहाँ पे 60 था, तो यहाँ से काटूंगा तो ये आ गया 15 मिनट। क्वेश्चन हो गया क्या, खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कराया था, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। कहता है एक शॉपकीपर के पास है ना 3 वैरायटी ऑफ शुगर है। एक की कीमत है 99 रुपीज पर केजी, एक की 120 रुपीज पर केजी और एक की है 144 रुपीज पर केजी। इसे ये 9:2:1 में खरीदता है और मिला देता है। ठीक है, तो इसके पास इसका कोई, जब मिलाएगा तो मिक्सचर का कोई कॉस्ट प्राइस रहेगा, राइट। उसे क्या करना है, इसके ऊपर Y% प्रॉफिट कमाना है। तो Y% प्रॉफिट कमाना है तो मैं कह सकता हूं ये Y% अपने वैल्यू को, अपने कॉस्ट प्राइस को बेचना चाहेगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो आप या तो 100 प्लस Y डिवाइडेड बाई 100 कर दें, या फिर एक फैक्टर निकाल लें कि यार ये, चलो मैं मान लेता हूँ K फैक्टर से वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, Y% से ये लिख देता हूँ, Y% से वैल्यू को इंक्रीज करना है हमें। और ये डिस्काउंट प्रॉफिट कब कमा रहा है ये, जब ये MRP पे 1/6 का डिस्काउंट दे रहा है। और MRP इसने फिक्स करा है इतना, तो हमें पता ना Y की वैल्यू क्या होगी। अगर MRP इतना है तो 178.5 ये MRP हो गया। इस पे 1/6 का डिस्काउंट देगा तो कितने पे बेचेगा, 5/6। ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस को इक्वेट करके आंसर कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर डेविएशन से कर लो, पूरा एवरेज निकालूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर मैं 99 को ही अपना एवरेज मान लूँ तो यहाँ पे डेविएशन कितने का होगा, 0 का। यहाँ पे कितने का, 21 का। और यहाँ पे कितने का, 45 का। तो मेरे पास जो मेरी फाइनल एवरेज वैल्यू या कॉस्ट प्राइस बनेगा वो कितना होगा, जो मैंने एवरेज माना है उसमें क्या करते हैं, प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 9 2 1 ये हो गया 12, और सम ऑफ डेविएशन निकालूंगा 9 इंटू 0 0, 2 इंटू 21 42, और 1 इंटू 45 ये हो गया 45। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बनेगी 87/12। अगर मैं 3 से काट दूंगा, सिर्फ इतने वाले पार्ट को कर रहा हूं मैं, 3 से काटा तो मेरे पास 29 डिवाइडेड बाई ये 4 बचेगा। और सिंप्लीफाई कर दूं अगर मैं, तो 396 प्लस 29 325 425 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे रख देंगे 425 डिवाइडेड बाई 4। ऑल्दो इस क्वेश्चन को आप लास्ट में भी कर सकते थे।
अगर इसे सिंप्लीफाई करूंगा, पॉइंट हटाना है तो मुझे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 178.5 इंटू में 2, ठीक है, ये तो आएगा 356, 357। अब सोल्व कर लो आप यहाँ पे इसे। मेरे पास यहाँ पे 2 और 6, 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 से इसे काटूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 जा और 85। 85 मुझे पता है क्या होता है, 17 इंटू 5 होता है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि 5 से तो ये कटेगा नहीं, मतलब 17 से कटना चाहिए। तो 17 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 2 जा और 1, ये वाली वैल्यू आ गई 21, और 3 से काटूंगा तो 7। तो मेरे पास यहाँ पे y% का जो इंक्रीज था वो किसके बराबर दे रखा है, वो बराबर दे रखा है 7/5 के। कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 से वैल्यू 7 बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है, कितने परसेंट बढ़ रही है, 2 5 का कितना परसेंट होता है, 40% होता है। तो y का मान क्या रहा होगा, 40%। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। क्लियर। तो ये छोटी छोटी डेविएशन लगाना, ये परसेंटेज में डायरेक्टली देख पाना, ये चीजें हमें आनी चाहिए जिससे कि एग्जाम में टाइमली कर पाए, वरना लंबा चला जाता है क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है एक नंबर को हमने 57% बढ़ाया तो वो बन गया इतना, तो हमें बताना है नंबर क्या होगा। आप डायरेक्टली कहेंगे सर नंबर को 57 बढ़ाया तो अपने आप का 157% होगा। 1% निकालने के लिए 942 को 157 से डिवाइड कर देंगे, और 100% निकालने के लिए यहाँ पे इंटू, यही मेरा नंबर होगा। अगर मैं ध्यान से देखो 157 से तो 100 कटेगा नहीं, तो मेरा आंसर 100 का मल्टीपल होगा। ये चारों ऑप्शन में भी दे रखा है। अब इसे पूरा या तो काट लो आप, अगर 100 का मल्टीपल है तो बस मुझे एक डिजिट निकालनी है। 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, आप कहेंगे सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यूनिट डिजिट 2 मिलेगी, तो मेरा आंसर 600 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, चले आगे। तो इसमें भी कैलकुलेशन कुछ नहीं थी। अब क्वेश्चन में कहता है प्रकाश और इनाया ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, 77,000 रुपए और 84,000 रुपए इन्वेस्ट करे। 2 साल के बाद प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा प्रकाश और इनाया के बीच में। आप कहोगे सर टाइम दोनों का सेम है, अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वरना हम कहते हैं प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है के इंटू में इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट और टाइम होता है, अगर टाइम सेम हो जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है डेट इज 77,000 और 84,000, यही इनका प्रॉफिट का रेशियो भी हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं कि 3 जीरो तो वैसे ही कट गई, और यहाँ पे आगे मैं 7 से काट सकता हूँ, दोनों कट जाएंगे, ये 11 और ये 12, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। 11:12 इज माई आंसर। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास टाइम एंड वर्क का सवाल है। ठीक है, हाई लाइन का सवाल है, आप साथ के साथ पढ़ सकते हैं, करना चाहें तो आप साथ के साथ करें, वरना लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, वरना ये साथ के साथ करने वाला सवाल है। 1 से सवा मिनट के अंदर हमारा आंसर इस तरह के क्वेश्चन का आ जाता है, अगर बहुत लंबी कैलकुलेशन ना हो। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 35 आदमी और 49 वीमेन एक काम को 84 दिन में कर सकते हैं। 48 मैन और 84 वीमेन उसी काम को 56 डेज में कर सकते हैं। तो हमें बताना है 30 मैन एंड 21 वुमेन कितने टाइम में करेंगे। कैसे करते हैं, मैं मान लेता हूँ एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक वीमेन की एफिशिएंसी w है। तो यहाँ पे कितने आदमी हैं, 35 मैन है, कितनी वीमेन है, 49 वीमेन है। तो एक दिन में इतना काम करेंगे। कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 84 डेज में, तो इनटू में 84, क्या ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ऐसे ही टोटल वर्क को मैं आगे भी कंप्यूट करूंगा। सेकंड केस में कहता है 48 मैन है, 84 वीमेन है, साथ मिलके काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, 56 डेज में। हमें बताना है 30 मैन और 21 वीमेन इस काम को कितने डेज में करेंगे। तो इनटू में मान लेता हूँ x डेज में करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो हमें ये भी चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा चीजें मुश्किल हो सकती है, कैलकुलेशन बढ़ सकती है। चलो सबसे पहले तो इन दोनों को कंपेयर करके मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का हम लोग रेशियो निकालते हैं। अगर आप देखेंगे 84 और 56 28 से डायरेक्टली कटेंगे, 3 जा और ये 2 जा। ठीक है, बाद में ये जब टोटल वर्क निकालेंगे तो दोबारा ये 84 ही रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। आप सभी लोगों को मैं मान के चल रहा हूँ इतनी चीज पता है। मैन का देखो 35 इंटू में 3 105, यहाँ पे आएगा 96। 105 में से 96 को घटाएंगे आप तो मेरे पास यहाँ पे 9 मैन बचेगा। वीमेन का देखूं तो 3 इंटू 49 157 और यहाँ पे 164। 164 में से 57 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 147।
64 में से 47 हमें घटाना है, मन मन में ना हो तो पूरा लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 20 17, एक सेकेंड, 1468 है, सॉरी। तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 21। तो 21 वीमेन। मैन रेशियो वीमेन कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7:3। मैन की एफिशिएंसी 3, तो वीमेन की, मैन की 7 तो वीमेन की 3। अब यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, तो चलो मैं ये वाली यूज कर लेता हूँ। मेरे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 35 इंटू में 7 प्लस 49 इंटू में 3 इंटू में 84, ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 इंटू में 7 प्लस 21 इंटू में 3 और इंटू में x। यही चीज है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब सोल्व करेंगे, देखो जो कॉमन चीजें आएंगी वो काटते चलो। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 7 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 7 का मल्टीपल है, और चाहे तो आप 21 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 7 3 इधर भी है और इधर भी है। तो 21 का मल्टीपल, 21 से इसे काटूंगा तो 10 आएगा, और 21 से ये सीधा सीधा कट रहा है 4, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच गई। अगर मैं अब आगे समराइज करूं तो यहाँ पे 10 + 3 मेरे पास क्या बचा, इधर तो सिर्फ 13 बचा, तो आगे तो यहाँ पे कुछ टाइम मेरा नहीं सेव हो रहा, राइट। इधर अब मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें भी आप चाहे तो पहले पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करें, या फिर कुछ चीज कॉमन लेना चाहे तो जैसे यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा दोनों जगह, 7 को कॉमन ले लिया फिर ऐड करके कर ले, आपके ऊपर आप किस तरीके से करते हैं। मैं पूरा कर लेता हूँ। ये वाली वैल्यू मेरे पास बनेगी 147, और ये वाली वैल्यू 35 इंटू 7 करेंगे तो 5 और 3 कैरी फॉरवर्ड 24। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 47 और 45 92 और 3 और इंटू में 4 भी है, तो इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 4 9 जा 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1568 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है 13 है, और ये किसके बराबर, x के। तो 13 1 जा 13, 26 2 जा फिर 0, 8/13, ये मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, सारे 120 में काफी क्लोज थे तो ऑप्शन की मदद से कुछ कर ही नहीं सकते थे हम इसमें, हमारा क्वेश्चन का आंसर आया ये। अगले सवाल पे चलते हैं। तो कैलकुलेटिव था। अब जैसे ये वाला सवाल बहुत सिंपल सा दे दिया कि क्रीम और शैम्पू के प्राइस का रेशियो है ये, जो क्रीम का प्राइस है वो 160 रुपए ज्यादा है शैम्पू के प्राइस से, तो हमें बताना है क्रीम का प्राइस क्या होगा। तो क्रीम का प्राइस यहाँ पे अगर रेशियो में देखूं तो 8 रेशियो ज्यादा है, ये किसके बराबर, 160 के बराबर, एक रेशियो किसके बराबर, 20 के बराबर। हमसे क्रीम का प्राइस पूछा है, तो 90 इंटू में 20 दैट इज 380। क्वेश्चन खत्म हो गया और हमारे पास ये आंसर आ गया। बाकी तो चारों ऑप्शन अगर आप देख भी लेते तो आप देखते ही कह सकते थे यार क्रीम का जो वैल्यू होगा वो 19 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन में 19 का मल्टीपल तो ऑप्शन नंबर सी था, तो यही आंसर आता मेरा, है ना। चले आगे। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, नमन ने क्या करा, 25 आर्टिकल्स खरीदे 22 रुपए के और इन्हें बेचा 22, सॉरी मैं रिपीट करता हूं, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। नमन ने क्या करा, आर्टिकल्स खरीदे कुछ इस तरीके से कि उसे 25 आर्टिकल्स के 22 रुपए देने पड़े, और उसने बेचा कुछ इस तरीके से कि उसने 22 आर्टिकल 25 रुपए के बेचे। तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली आप कर सकते हैं, आप एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लें। 25 आर्टिकल खरीदे 22 रुपए के, तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा होगा, 22/25 का। जब बेचने की बारी आई, एक आर्टिकल कितने का बेचेगा, 22 आर्टिकल बेच रहा है 25 के, तो एक आर्टिकल बेचेगा 25/22 का। ये रेशियो हो गया। अगर रेशियो ये आ गया है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी 25/22, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, 22 का स्क्वायर 484, ये हो जाएगा 625। अप्रोक्सीमेट ये बताना है हमें कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे चेंज कितने का आया, 125 और 16 141, ठीक है। और अगर मैं देखूं 141 का प्रॉफिट है 484 पे, तो 484 इंटू में 100, तो ये मेरा परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो इसे काट के कर सकते थे, आपके ऊपर है, वरना आप डायरेक्टली देख सकते हैं। देखो ऑप्शंस अगर मैं देखूं, एक 20 है एक 21 है, 20 के आसपास दो गए, और एक 30 से थोड़ा सा बड़ा है और एक 30 से थोड़ा सा छोटा है।
तो आपको रफ आइडिया लग जाएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या जाएगी। 484 टू टाइम्स से तो बहुत ज्यादा वैल्यू जाने वाली है, तो लगभग 3 टाइम्स के आसपास जाएगा। क्या अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा तो ये पूरा 3 टाइम्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 484 इंटू में 3 करूंगा तो 1200, और 84 इंटू 3 तो 240 समथिंग, तो ये 1400 से तो बड़ी वैल्यू जाएगी। तो मेरा आंसर जो भी होगा वो 30% से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। ये चीज देखी जा सकती है, और अगर ये चीज देख ली तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 29.1%। क्लियर है या नहीं है? चलू मैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये वाला सवाल आ गया कंपाउंड टेस्ट का, इसे भी हमें लॉजिकली करना पड़ेगा सोल्व, हर चीज में कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास कुछ पैसे हैं जो 2 साल के बाद 8640 बन जाते हैं और 4 साल के बाद इतने बन जाते हैं। तो हमें बताना है प्रिंसिपल क्या रहा होगा, या जो पैसे निवेश किए थे वो क्या होंगे। प्रिंसिपल है, ये मुझे निकालना है। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स मुझे कितना दे रखा है, 8640, और अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स भी मुझे दे रखा है 12441.6। आपको ये चीज पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनती है, और अगर मेरे पास टाइम का गैप क्या हो, सेम आ जाए, तो ये अपने आप में क्या बनाएगा, एक जीपी सीरीज बनाएगा। और जीपी सीरीज में हमें पता है अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये ए मान लो, इसे बी मान लो, और ये सी मान लो, ये जीपी सीरीज की टर्म है। तो बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है। इसका मतलब ए का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई सी, ये ए के बराबर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, प्रिंसिपल हो जाएगा मेरा 8640 इंटू 8640 डिवाइडेड बाई 12441.6। क्या ये चीज आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? अगर ये चीज समझ में आ गई, देखो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, 5800, 6300, 5000 एंड 6000। अब मैं कैसे सोल्व करूंगा, ध्यान से स्टेप्स को समझना। जैसे मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे मेरा 10 से मल्टीप्लाई होगा, चांसेस है एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा होगा एग्जामिनर ने। तो अब मेरे पास देखो नीचे यहाँ पे 3 जीरो है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है लेकिन 2 है, ठीक है, 2 का मल्टीपल है तो हो सकता है जीरो वाले पार्ट को काट के 5 बना दे, लेकिन यहाँ पे कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 10 10 10, 3 बार 10 है, तो मतलब 5 की पावर 3 से मेरा क्या होगा, जो भी आंसर होगा वो कटेगा। 5 की पावर 3 मतलब 125। इसका डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी क्या होनी चाहिए, 125 से कटनी चाहिए। तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। क्या ये 125 से कटता है? नहीं। क्या ये 125 से कटता है? नहीं। तो मेरा आंसर या तो 6000 होगा या फिर 5000 होगा। अब मुझे यहां से ये चीज समझ में आई यार, लास्ट में आंसर में मेरे 3 जीरो आएंगी आएंगी। अगर लास्ट में आंसर में 3 जीरो आएंगी तो इन 3 जीरो को तो मैं अलग कर देता हूं। तो मैं यहां से फिलहाल इन 3 जीरो को हटा रहा हूं। 864 है मेरे पास, 864 है, और 2 जीरो मैंने यहां पे लगा दिए, तो ये तो आएगा आएगा। तो मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इसे काटेगा, या तो इसे 5 टाइम्स काटेगा या फिर 6 टाइम्स। तो आप यूनिट डिजिट से देखो, 4 इंटू 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यूनिट डिजिट 6 मिले? आप कहेंगे सर या तो मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूं या फिर 6 मल्टीप्लाई करता हूं, बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स में हम चीज सीखते हैं। तो इसका मतलब क्या आ सकता है, 1000 तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, तो 6000 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर 1000 भी ऑप्शन में होता तो आप फिर क्या करते, आप कहते सर वैल्यू देखता हूं मैं, इससे 2 साल के अंदर कितना इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 8640 से इतना जा रहा है, लगभग मेरे पास जो वैल्यू है वो 50% से भी कम इंक्रीज हो रही है नेट, है ना, इसके 1.5 गुना से कम ही है ये वाली वैल्यू। तो इसमें कौन सी वैल्यू रखूं जिसका 1.5 गुना से कम थोड़ा सा ये वाली वैल्यू हो? तो आप कहते हैं सर वो 6000 ही होता अगर 1000 भी ऑप्शन में होता। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, आपको पूरा काटने की जरूरत नहीं, और ये चीजें आपके साथ प्रैक्टिस से आएंगी जब आप सही टीचर्स के साथ से प्रैक्टिस करोगे इन चीजों को। तो कई बार ये नहीं होता कि कोर्स पढ़ लिया, कोर्स के बाद भी अगर आप टीचर से कुछ प्रैक्टिस सेशंस देख लो, सारी प्रैक्टिस तो आपको मेनली खुद ही करनी है, लेकिन कुछ चीजें टीचर्स के साथ प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, आपको एग्जाम बेस्ड अप्रोच समझ में आ जाती है। अब जैसे ये वाला सवाल है, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर मार्क किया जा सकता है। 2 को प्राइम नंबर का क्या है मेरे पास प्रोडक्ट ये दे रखा है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? अब देखो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि उन दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें उनका एचसीएफ क्या है, 1 है। तो अगर 2 क्रो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ये है तो एलसीएम क्या होता है मेरे पास एक नंबर का,
एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये होता है मेरे पास नंबर 1 इंटू में नंबर 2, आपको पता है। अगर नंबर दोनों कोप्राइम हो गए तो एचसीएफ हो गया 1, अगर एचसीएफ 1 हो गया तो एलसीएम इनके प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट 1073 दे रखा है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। कहता है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हमें इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना है। अब देखो पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब हमें इसका रूट निकालना है, और ये जो आंसर आना चाहिए मेरा पॉजिटिव में आना चाहिए। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं इसे पहले पूरा लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। मेरे पास वैल्यू है ये, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडाइसिस में ये चीज हम पढ़ते हैं, 92 माइनस 24 6 माइनस 4 रूट 2, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें एक चीज पता होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसमें कोशिश ये करते हैं कि ये रूट हटाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़े, इस वाले पार्ट को एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म दे दूं मैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो तो उससे हमें ये वाली फॉर्म मिल जाती है। अब यहाँ पे जब माइनस का साइन है तो हमें जनरली ये वाली फॉर्म बनानी है, तो ये 2ab को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसे ब्रेक कर दो तो 2 इंटू 2 रूट 2, तो ये ab हो गया मेरा एक तरीके से, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। मैं बस समझा रहा हूं आपको, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा, क्योंकि IBSI में हो सकता है आप सर्च पढ़ के ना गए हो। तो ये मेरा किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, ठीक। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, अब इसे किस तरीके से मैं बांटूं कि इनके स्क्वायर का सम ए प्रोडक्ट आ जाए 2 रूट 2 और स्क्वायर का सम आ जाए 6। तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, ए को अगर मैं 2 ले लूं और बी को रूट 2 ले लूं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 रूट 2, स्क्वायर का सम 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, है ना। तो ये 6 बन गया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये क्या है, ये 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो ये 92 माइनस 24 2 माइनस रूट 2 आएगा, ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई कर दो, 92 माइनस 24 इंटू में 2, ये आ गया 48, और यहां पे बनेगा प्लस का 24 रूट 2, और यहां से मेरे पास रूट मिला 44 प्लस 24 रूट 2। अच्छा अब बताओ, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो कौन सी फॉर्म निकल के आएगी, क्या ये वाली फॉर्म आएगी, ये वाला साइन यहाँ पे मुझे प्लस का दिख रहा है। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, कुछ एक रियल वैल्यू होगी प्लस फिर यहाँ पे रूट के फॉर्म में कोई वैल्यू होगी, ऐसा कुछ होगा। चारों ऑप्शन अगर मैं देखूं तो एक ही ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर सकता है, जो ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसे सोल्व करके निकाल सकते हैं, वरना ऐसे में अगर आप कंफ्यूज भी हो जाओ कि चलो यार इसे सिंप्लीफाई करना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है, तो आप इस वाले पार्ट का स्क्वायर कर दो, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आया या नहीं आया, तब भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक। आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरी चीज अब हमारे पास, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो भी मैं सिखा देता हूं, ऑल्दो मेरा यहाँ पे एग्जाम में इससे आगे मैं सोल्व नहीं करता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। चल अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास 24 है, इसे ब्रेक कर लूंगा 2 इंटू 12 रूट 2 में। अब मेरे पास क्या है, ए बी है 12 रूट 2, ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये मेरे पास है 44। अब किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा, अब एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है कि एक फैक्टर्स को मैं स्प्लिट करके यहां तक पहुंचू, वरना अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आराम से ब्रेक कर पाएंगे। देखो ये क्या है, 12 और रूट 2 में ब्रेक करूंगा, 12 का स्क्वायर 144, इससे कहीं ज्यादा चला जाएगा, नहीं हो सकता। फिर 12 की जगह मैंने ले लेता हूँ 6, और यहाँ पे ले लेता हूँ 2 रूट 2। तो आप देखेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 8, है ना। अगर इनका स्क्वायर कर दूं मैं और इनका प्रोडक्ट तो मेरे पास ये आ ही जाएगा, तो ये 36 प्लस 8 44 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कंसेप्ट भी मैंने आपको सिखाई दिया काफी हद तक। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये असर्शन स्टेटमेंट वाला, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में 2-3 मिनट चली जाएंगे, सोल्व करने में और ज्यादा टाइम, तो मैं तो इसे सोल्व नहीं करा रहा, ना ही आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और असर्शन वाले मैं छोड़ के भी चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक। आपको एग्जाम में करना ही था। ये स्टेटमेंट बेस्ड फिर से एक और सवाल आ गया, ठीक है। ये किया जा सकता है सवाल, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, तो इसे मैं फिलहाल छोड़ के चल रहा हूँ। एसएससी में इसका घुमा के भी फॉर्म नहीं बनाई जाएगी, ठीक है, तो पूछेगा नहीं बिल्कुल भी, तो मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम उन क्वेश्चंस पे अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे जो एसएससी के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है।
ये वाला क्वेश्चन है, एसएससी में इस टाइप का बनाना चाहे बना सकते हैं, आसान सवाल है। पहली 2 शिफ्ट में इस टाइप का जो सवाल आया था, जस्ट अ सेकेंड, पहली 2 शिफ्ट में इस टाइप का जो सवाल आया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये वाला कंपेरेटिवली इजी है। वैसे तो आप इसे लास्ट के लिए छोड़ेंगे, कहेंगे तो मैं साथ के साथ भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इसे लास्ट के लिए छोड़ूं या अभी करा दूं, सिक्वेंस में कर रहे हैं, चलो मैं करा ही देता हूं आज। वैसे तो डेली हम यही कर रहे थे कि एक बार के में करने वाले सवाल पहले, बाकी वाले बाद में, ठीक है। आपको एग्जाम में लास्ट के लिए छोड़ना है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल पढ़ना समझना और चीजें अगर मुश्किल चली गई तो बहुत मुश्किल हो जाती है। चलो मैं इसे सोल्व करता हूं फटाफट से। आप कहेंगे सर अरुण और देविका ने एक आइटम को बोट किया आइडेंटिकल प्राइस पे, तो अरुण का जो कॉस्ट प्राइस है और देविका का जो कॉस्ट प्राइस है, दोनों आर्टिकल्स का क्या है, सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम मान लिया मैंने। अरुण ने अपने आर्टिकल को P% अबव मार्क किया है कॉस्ट प्राइस से और उस पर Q% का डिस्काउंट दिया है, तो P% वैल्यू को बढ़ाया है और Q% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, मतलब वैल्यू डिक्रीज करिए Q% से, तो फाइनल वैल्यू ये बनी होगी, ये बेसिकली उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। आगे बढ़ते हैं, देविका क्या कह रही है कि मैं क्या करूंगी, जो कॉस्ट प्राइस है उसके 5% बिलो पे आर्टिकल को बेचूंगी, लेकिन जब कस्टमर पैसे पे करेगा तो उससे हैंडलिंग चार्जेस के तौर पे Z% एक्स्ट्रा वसूलूंगी, तो Z% एक्स्ट्रा, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन में कहता है इवेंचुअली क्या हुआ कि दोनों ने सेम प्राइस पे आर्टिकल को बेचा, तो दोनों का जो फाइनली सेलिंग प्राइस बना वो सेम ही बन गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मेरा इस पार्ट के बराबर है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो दोनों में सेम ही है, उसमें ही मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये भी कट गया। तो मैं कहूंगा एक वैल्यू पे P% का इंक्रीज और Q% का डिक्रीज बराबर होना चाहिए Y% का डिक्रीज और Z% का इंक्रीज, ठीक। अब कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बता दो। अगर P, Q, Y और Z की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं 25, 8, 20 और 43.75, दूसरा है 35, 20, 10 और 20, ठीक। तो दोनों केसेस से हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। केस 1 ले लेता हूं पहले में, फिर केस 2 करा दूंगा। केस 1 मैंने लिया, पहले 25% का इंक्रीज, 25% का इंक्रीज हो गया, तो मैं आर्टिकल को बेचूंगा कॉस्ट प्राइस के 125% पे। फिर कहता है 8% का डिक्रीज, क्यों क्या है 8% का डिक्रीज मतलब 92% पे आर्टिकल बेचा जाएगा, ठीक, कॉस्ट प्राइस का। यहाँ पे सेकंड केस में देखते हैं 20% का डिक्रीज मतलब 80%, और यहां पे कहा जा रहा है 43% का इंक्रीज मतलब आर्टिकल को 143.75% पे बेचा जाए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके आपको चेक करना है कि भैया वैल्यू सेम चल रही है या नहीं चल रही, हमें वेरीफाई करना है कि इक्वल है या नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं, या तो आप काट पीट के ये देख लें कि 1:1 आ रहा है नहीं आ रहा, वरना आप कैलकुलेशन करेंगे अपना सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पे इन दोनों को पूरा का पूरा काट पीट लें, या फिर आप काट पीट के देख लें 1:1 आ रहा है लास्ट में नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये है कि हम इसे सोल्व कर लें। तो आप परसेंटेज वाला पार्ट भी आप चाहें तो सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हैं, वरना आप ये कर सकते हैं कि परसेंटेज से परसेंटेज तो भैया एलिमिनेट ही कर दो, खत्म करो, ठीक है। अगर मैं आगे काटता हूँ तो चलो यहाँ पे ये 92 है, ये 125 है, 5 से काट दूंगा तो ये 16 आ जाएगा, और यहाँ पे काट दूंगा 5 से तो 25 आ जाएगा। आगे 16 को भी काटना चाहे तो 4 से काट सकते हैं, और इसे काटूंगा तो 23 आ जाएगा। 23 इंटू 25 अभी कोई डायरेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा। इस वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 75 क्या होता है, 7.75 3/4 होता है, तो यहाँ पे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50, तो यहाँ पे 4 3 जो 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 16 और 1 17 और 1 5 प्लस 3 होगा तो ये 5 डिवाइडेड बाय 4 ये वैल्यू आएगी, और इस 4 से ये 4 इंटू था तो ये कट जाएगा।
आप देखें 23 को 25 से मल्टीप्लाई करूं, क्या ये 575 आ रहा है? 575 ही होता है। यहाँ पे भी 575 है, वेरीफाई हो गया, मतलब दोनों वैल्यू क्या है मेरी सेम है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। अब ऐसे दूसरा चेक करना है। अब दूसरे में क्या करेंगे, पहले को हमने 35% से बढ़ाया तो 135%, फिर मैंने 20% से गिराया तो 80%, और इधर ये बराबर होना चाहिए किसके, 10% से वैल्यू मैंने बढ़ाई गिराई तो 90%, और यहाँ पे मैंने 20% से वैल्यू को बढ़ाया तो 120%। अब ये वाला फिर से आप काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिछले स्टेप में आप देख ही चुके थे कि परसेंटेज वाला पार्ट कट ही जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 9 से काटूंगा तो ये मेरे पास 135 15 टाइम्स जाएगा। 15 इंटू 8 120 होता है, यहाँ पे बचा 120, सेटिस्फाई कर रहा है, काटते तो 1:1 आ जाता, मतलब ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। तो आपको चीजें समझनी है कि कैसे छोटे तरीके से करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग फ्रैक्शन में करके कर रहे होंगे, तो हो सकता है उससे भी आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, कोई इफेक्टिव निकाल रहा होगा, लेकिन आपको देखना बेस्ट मेथड कौन सा, आपका कम टाइम में किस तरीके से हो रहा है। तो मुझे लगा यहाँ पे डायरेक्टली हम इस तरीके से करेंगे तो वेरीफाई करना आसान हो जाएगा, तो मैंने इस तरीके से दोनों निकाल दी। ठीक है, चले आगे। अब इफेक्टिव से करना चाहते हैं, जैसे सेकंड वाला केस है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला बढ़ा रहे हैं, ये वाला घटा रहे हैं, तो इफेक्टिव क्या होता है, 35 माइनस 20 क्या हो गया, 15, और फिर एक माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आएगा 35 इंटू 2, 700 डिवाइडेड बाई 100 करूंगा तो 7, यहाँ पे इफेक्टिव जो इंक्रीज होगा वो देखने को मिलेगा 8 का। इधर देखूंगा तो ये माइनस का 10 है, प्लस का 20 है, तो 20 माइनस 10, ये बचेगा 10, और 20 इंटू 10 100, 200 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2, और ये नेगेटिव में आएगा तो ये भी 8। तो इफेक्टिव चेंज यहाँ पे 8% का है दोनों में, तो ये सही जा रहा है। ऐसे इधर भी चेक कर सकते थे ये चीज। देखिए यहाँ पे 43.75 से थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको करा दिया। चलें आगे, कोई भी मेथड से करो, आपको बस समझ आना चाहिए कैसे करना है, और जिस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो वो कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या रखा है कि हमारे पास एक 60 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें वाटर कंटेंट कितना है, 40% है। हमें बताना है इसके अंदर कितना वाटर ऐड कर दें कि वाटर कंटेंट मेरा 60% हो जाए। अब दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रेशियो मेथड से जो आप पढ़ते हो वो कर सकते हो, और एक कर सकते हो आप बेसिक तरीके से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले रेशियो से करा देता हूँ। हमारे पास मिल्क और वाटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो वाटर कंटेंट कितना है, 40%, मतलब 2 रेशियो। तो मिल्क कितना रहा होगा आपके पास, यहाँ पे 3 रेशियो रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक, अब क्या हुआ, हमने इसके अंदर कुछ वाटर ऐड करा, जिसकी वजह से हमें वाटर को कंटेंट अब 3 रेशियो बनाना है, तो मिल्क का कितना रह जाएगा, 2। हमने ऐड क्या करा है इसके अंदर, वाटर को ऐड करा है, तो मिल्क तो हमने नहीं छेड़ा है, मिल्क नहीं छेड़ा है तो मिल्क का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें किससे गुना, इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 6:4 और यहाँ पे 6:9। आप कहेंगे कितने रेशियो वाटर ऐड कर दिया हमने कर दिया 5 रेशियो वाटर ऐड। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 6 और 4 10 थी। 10 रेशियो किससे रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल जो सॉल्यूशन था वो मेरा 60 लीटर था, तो 60 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 रेशियो 6 को। तो हमने कितना वाटर ऐड करा, 5 इंटू में 6, ये हो गया 30। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया है रेशियो मेथड, कि जो कॉमन जो चीज नहीं बदलती उसे कांस्टेंट कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। दूसरा बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं। पहले में मेरे पास वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, 40%, 40% 60 का निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 24। पहले वाटर मेरे पास इतना था। अब मैं इसके अंदर x अमाउंट ऑफ वाटर को जोड़ूंगा तो फाइनल वाटर इतना हो जाएगा। वो कितना बनेगा, वो 60% होना चाहिए। 60% मतलब 3/5 इसका। पहले टोटल सॉल्यूशन था मेरा 60, अब उसके अंदर हमने x और वाटर मिलाया तो टोटल सॉल्यूशन हो गया इतना, तो इसका 3/5 इसके बराबर होना चाहिए। सोल्व कर लेंगे, 5 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 120, 3 इंटू 60 180, तो बचेगा 60। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, बचेगा 2x, और x का मान आ गया 30। जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो आगे, अगला सवाल हमारे पास देखो, क्वेश्चन में कहता है जे ने कुछ पैसे ब्याज पे दिए 14% सिंपल इंटरेस्ट पे, और सेम ही अमाउंट उसने 20% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया प्रत्येक 2 साल के लिए। टोटल इंटरेस्ट मिला उसे इतना, तो हमें बताना है कितने पैसे उसने उधार दिए थे। तो मैं मान लेता हूं प्रत्येक केस में, प्रत्येक केस में उसने क्या करा था, एक्स अमाउंट को उधार दिया था। तो 2 साल के अंदर 14% से एक्स का कितना ब्याज मिलेगा, 28%, 14 इंटू 2,
तो 28% ऑफ एक्स, इससे ब्याज मिला। वो 20% वाले को 2 साल के लिए ब्याज पे रखा, तो 20 इंटू में तो 40% ऑफ एक्स, यहाँ पे ब्याज मिला, और ये टोटल ब्याज कितना मिला 9520। हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 28 और 40, ये हो गया 68% ऑफ एक्स, ये 9520 के बराबर। आप काट के देखना चाहें तो काट के देख सकते हैं। देखो चारों ऑप्शंस पे अगर मैं नजर डालूं तो लास्ट में 3 जीरो है, लास्ट में 3 जीरो कम मिलेंगी। देखो परसेंट है, उधर जाके 100 बन जाएगा। तो मेरे पास x का वैल्यू बाय 68 इंटू में 100। तो मुझे ये पता है लास्ट में 3 जीरो सारे ऑप्शंस में आ रही है, तो अपना लास्ट में यूनिट डिजिट यहाँ पे डिफरेंट है, ये निकाल लूँ, आंसर आ जाएगा। 8 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 2 मिल जाए, जल्दी बताइए। 8 4 जो होता है 32, या तो 4 होगा, या फिर हमारे पास 8 9 जो होता है 72। तो यूनिट डिजिट या तो 4 या फिर 9 आएगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में 9 तो कहीं नहीं है, तो 4 ही होगा। 14,000 इज माई आंसर। चलता हूँ अगले सवाल पे, फटाफट से ये ट्राई करिए अगला सवाल आप सभी लोग। तरह का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, तो इसका कंसेप्ट मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, मैं डायरेक्टली आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो जिसको कंसेप्ट समझना है, आप कहेंगे सर डायरेक्टली कैसे करते हैं, तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड शिफ्ट कराई थी मैंने IBACI की, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन में कहता है एक सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है जिसमें 12.5% सोल्ट है, उसकी कीमत है 22 रुपए पर लीटर। एक साल्ट और वाटर का और मिक्सचर है जिसमें अगर 27.5% सोल्ट है, तो उसकी कीमत है 38.5 रुपीज पर लीटर। तो हमें बताना है कि कितने लीटर हम सॉल्यूशन खरीद पाएंगे 165 रुपीज में अगर उसके अंदर 30% सोल्ट है। तो कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर 12.5% से जब मैं 27.5% सोल्ट सॉल्यूशन पे जा रहा हूं, तो मेरी सोल्ट परसेंटेज कितनी बढ़ रही है, आप कहेंगे सर ये बढ़ रही है 15%। इसकी वजह से मेरा प्राइस में जो चेंज देखने को मिला, ये 22 से 38.5 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 16.5 रुपीज बढ़ गया, ठीक है। तो यहां से मुझे ये चीज समझ में आई। हमें 30% वाला सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे 27.5 वाला पता है, अगर मैं 2.5% निकाल लूं कि सोल्ट सॉल्यूशन परसेंटेज अगर सोल्ट के बढ़ाने से कितना चेंज आ रहा है, तो मैं आंसर बता पाऊंगा। तो मैंने कहा अगर 1.15 इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2.5 किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा 16.5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 2.5, और मेरे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी, ये काटूंगा 5 से तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 0.5, 3 से इसे काटूंगा तो 5.5, 5.5 इंटू में 5 2.7, तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई। अब मेरे पास इस वाले पार्ट में 27.5% सोल्ट सोल्यूशन ऑलरेडी है, इसमें 2.5% बढ़ा दिया जाए तो 30% सोल्ट सोल्यूशन अगर मुझे चाहिए, तो उसकी पर लीटर की कीमत क्या आएगी, 38.5 में हमें 2.75 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 41.25। ये 1 लीटर की कीमत आ गई मेरे पास 30% सोल्ट सॉल्यूशन की। हमें बताना 165 कितने में आएगा, तो 165 डिवाइडेड बाई 41.25, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, लगभग 4 गुना जा रहा है, ऑप्शन में भी 3.5 4 5 ऐसे कुछ दे रखा है, तो 4 ही आंसर आएगा, 4.5 जा नहीं पाएगा, 3.5 पे होगा नहीं। तो दिस इज माई आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसको कंसेप्ट समझना है वो लास्ट क्लास देख सकता है, ये थोड़ा बेटर बनाया गया उसको क्वेश्चन। और इसी के अंदर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते थे जिसको कंफ्यूजन हो रही थी, यार क्वेश्चन देखा मैंने समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं इस क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर ने जो वैल्यूज रखी थी हमारे लिए उससे ऑप्शन से करना ये बहुत आसान था, जिससे कंसेप्ट नहीं आता तब भी। आप कहते सर 30% की बात हो रही है, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 12.5%। जैसे जैसे हमारे पास सोल्यूशन में नमक बढ़ेगा उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि नमक कॉस्टली है, पानी तो नमक से सस्ता होगा ही होगा, ये तो हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हमने दिख भी रहा है कि 12.5% नमक था तो कीमत थी 22, जब 27.5 हो गया तो कीमत हो गई 38.5। तो वैल्यू मेरी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे नमक की परसेंटेज बढ़ रही है। तो जब 30% की बात करेंगे तो जो मेरी कीमत होगी सॉल्यूशन की 1 लीटर की, वो क्या होगी 38.5 से थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी।
तो अगर बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा फर्क आ रहा है 0.25 2.5 का, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लगभग इससे थोड़ी सी बड़ी होगी मैं ये कह सकता हूं। और मुझे 165 रुपए में कितना आएगा, तो 165 को अगर मैं 38.5 से भी डिवाइड करता तो आप देखें कि आपकी वैल्यू क्या आती। आपकी वैल्यू ये 4 से थोड़ी सी ज्यादा आती, बस 4 से थोड़ी सी ज्यादा आती। तो चांसेस है जो आपका आंसर होता, या तो वो 4 आता, 5 तक तो पहुंच ही नहीं पाता, किसी भी तरीके से 5 नहीं हो सकता था, 4.5 भी किसी भी तरीके से नहीं हो सकता था। या तो 4 आता या फिर 3.5 आता, जहां 4 के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती क्योंकि नियरेस्ट टू 4 रहता। क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आई? तो ऑप्शन में अगर आप कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमेशा ऐसा मिलेंगे जिसका कंसेप्ट अगर बहुत मुश्किल पेपर बनाया गया आपने हो सकता ना पढ़ रखा हो, क्योंकि वो एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट नहीं होते कई बार। ठीक है, तो उसमें आपको अपना हमेशा माइंड ओपन करके सोचना है कि इसे और किस तरीके से सोच सकता हूं, अगर मैं बेसिक से नहीं कर सकता क्या कोई डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकता हूं आंसर निकालने के लिए, और आप कर दीजिए। यही फर्क होता है जो सिलेक्ट होता है बच्चा और जो सिलेक्ट नहीं हो पाता। जो सिलेक्ट नहीं हो पाता वो सिर्फ हमेशा बहाने ढूंढेगा, यार ये चीज हमें नहीं पढ़ा रखी तो इसलिए मैं ये चीज नहीं कर पाया। जिसे सिलेक्ट होना उसे पता है यार मैंने जितना पढ़ रखा है उसमें से अगर क्वेश्चन घुमा के कुछ अलग भी पूछ ले तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, ऑप्शन की मदद लूंगा और अपना आंसर कर लूंगा। अब जैसे ये वाला सवाल है, कहता है एबीसी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं जिसमें उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स 11:5, 7:2 और 15:8 है। 4 महीने के बाद ए अपनी इन्वेस्टमेंट को 62.5% से बढ़ा देता है। 12 महीने के बाद जो प्रॉफिट होता है टोटल वो इतने रुपए का होता है, तो हमें बताना है ए को अपने प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा। अब मल्टीपल तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का, मैं आपको बताता हूं क्या। ए ने अपने क्या करा, अपनी जो शेयर था प्रॉफिट में वो बढ़ाई है विद टाइम, देख लेंगे वो कि किस तरीके से चीजें चलेंगी। सबसे पहले तो ये रेशियो दे रखा है ए बी और सी का, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप कहेंगे सर इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, 8 और 5 का एलसीएम 40, 40 से गुना कर दो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। 5 8 टाइम्स जाएगा, 11 इंटू में 8 88। ठीक है, 20 टाइम्स जाएगा, यहां से 2 से काटूंगा तो 140, और यहाँ पे 5 टाइम तो 75। ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब तीनों ने पैसा 1 साल के लिए लगाए रखा, तो ए और बी ने तो कोई बदलाव, सॉरी बी और सी ने तो कोई बदलाव नहीं करा अपनी इन्वेस्टमेंट में। ए ने क्या करा, अपनी इन्वेस्टमेंट को 62.5% से बढ़ा दिया। कितने टाइम के बाद, 4 महीने के बाद। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करके देखूं, इन सब ने 12-12 महीने पैसे इन्वेस्ट करे। 88 ए ने ये वाला पैसा छुआ नहीं है, तो ये तो 12 महीने तक इन्वेस्टेड है ही। बी का 140 पैसा जो है 12 महीने तक इन्वेस्टेड है, और सी का मेरे पास 75 जो रुपीज है वो 12 महीने तक इन्वेस्टेड है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन ए ने क्या करा, 4 महीने के बाद कुछ और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं कहूंगा जो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करा वो भी तो ए में जुड़ेगा। वो कितने महीनों के लिए, 8 महीने के लिए। एक्स्ट्रा पैसा कितना इन्वेस्ट करा, जो उसने पहले इन्वेस्ट किया हुआ था उसका 62.5% बढ़ाया। ये क्या होता है, 5/8 होता है। ठीक है, पहले इतना इन्वेस्ट कर रखा था, इसका 5/8 अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 55। तो आप कहेंगे सर ये 55 रुपीज और उसने 8 महीने के लिए डाले, तो ए का जो टोटल प्रॉफिट का रेशियो होगा वो ये होगा, बी का ये होगा और सी का ये होगा। ध्यान रखना मैंने पुरानी इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ा। आप इसे ये भी समझ सकते थे कि ए की जगह एक डी पर्सन आ गया, उसने इतने पैसे 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करे तो उसका प्रॉफिट ये होगा, और वो डी को अगर ए में मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा। दोनों तरीके से सोच सकते हैं, वरना आप इसे बेसिक से करना चाहते हैं तो आप ये कहते हैं यार पहले 88 पैसे को मैं 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, फिर उसके बाद ये इतना बढ़ गया 5/8 से, तो 8 5 13, ये हो गया 88 का। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 इंटू में 13 143, 143 इंटू में आप 8 ये भी लिख सकते थे। दोनों बात एक ही है, ये और ये सेम ही चीज है। जो बिगिनर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है इतना, तो हमें बताना है ए का शेयर क्या होगा। चारों ऑप्शंस भी हमें दे रखे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा है, आप इसमें से चाहे तो कुछ चीजें काट सकते हैं। अगर मैं इसे काटना स्टार्ट करता हूं, आप कहेंगे सर यार ये 12 है ना, 12 मुझे दुखी कर रहा है, इसे काट लेते हैं। ठीक है, 4 से कट जाएगी सारी वैल्यूज, तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये मेरे पास 3 आ जाएगा, और ये मेरे पास 3 आ जाएगा। क्या कोई और वैल्यू आपको ऐसी दिख रही है जो सब में कॉमन आ रही है और कट सकती है? एडिटिव मुझे तो अभी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही जो तो तीनों में कॉमन है और कट जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये इनका शेयर बचेगा। अब यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है यार, मुझे ए का बताना है ना प्रॉफिट शेयर, और ए में यहाँ पे ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है, और 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो चांसेस है मेरे पास
कि जो मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइंड करके एक वैल्यू आएगी, तो हो सकता है वो चांसेस कम होंगे कि वो 11 का मल्टीपल मिले, तो वो एक वैल्यू के अप्रॉक्स रखूंगा, और जब मैं ये वाली वैल्यू निकालूंगा तो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल आ सकता है। ये चीज हमें समझ आ रही है, बाकी बेसिक कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है लंबा चला जाए। तो 11 का मल्टीपल आप चेक करके देखो। अब यहाँ पे क्या है, रिस्क है, या तो आपका आंसर आ जाएगा या फिर दो ऑप्शंस आ गए तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है और 11 से चेक करना मेरे लिए आसान है, तो मैं ये काम यहाँ पे कर सकता हूं। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? मैं इसलिए कर रहा हूं 11 से क्योंकि यहाँ पे इसमें अभी प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और अगर एक ही वैल्यू ऐसी मिली जो 11 से कटे तो मेरा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज मैं ये काम नहीं करता। अगर मेरा एक दो स्टेप में यहां से आंसर आ जाता तो मैं 11 से चेक नहीं करता, मैं बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करता। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है और आसान भी होता है। ओड प्लेसेस की डिजिट्स का सम कर लो, 12 और 5 17। इवन प्लेस की डिजिट्स का सम कर लो 4। इसे घटा दो तो ये 11 से कटना चाहिए, 13 नहीं कट रहा। ऐसे में यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 13 और 4 17 -6 11, ये 11 से कट रहा है, ये हो सकता है। 8 5 13, 4 17, हर बार ये लास्ट की ये तीन डिजिट तो सेम ही रखी है। 17 17 में से 8 को घटाऊंगा 9, 11 से नहीं कटेगा। 17 में से 7 को घटाऊंगा 10, 11 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट। आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये वाला सवाल है, ठीक है, इस टाइप का बिल्कुल सिमिलर सवाल लास्ट क्लास में मैंने कराया था, बस स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, आप पिछली क्लास देखी होगी तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर आएगा तीनों कथन में से कोई भी पर्याप्त नहीं है। आप चाहें तो इसे चेक कर लेना। कंसेप्ट पिछली क्लास में वैल्यूज भी सिमिलर थी, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं दोबारा नहीं करा रहा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। HCF LCM का बहुत कंसेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में मैं कराने वाला हूँ। और हमारे पास एक सवाल ये है, पहले ये करा देता हूँ सिंपल सा सवाल, उसके बाद हम HCF वाला क्वेश्चन करेंगे और क्लास को वाइंड अप करेंगे। आई होप चीजें क्लियर है। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, दो नंबर्स का स्क्वायर्स का सम जो है वो 545 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 545 है। आगे कहता है कि उनके डिफरेंस का स्क्वायर कितना है, 1 है। तो मैं मान लेता हूं a माइनस बी उनका डिफरेंस है, इसका स्क्वायर हमें 1 दे रखा है। हमसे बोला प्रोडक्ट बता दो दोनों नंबर का, मतलब ए बी बता दो। तो ये तो सभी लोग कर लेंगे आराम से, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसके बराबर, 1 के बराबर। ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये तो 545 के बराबर है। तो यहाँ पे 1 घटाऊंगा 544, ये 2ab के बराबर होगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ab आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 272। ठीक, क्लियर, सिंपल सवाल था। अब आज की क्लास का हम आखिरी सवाल करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को समझ आए अच्छे तरीके से। बाकी क्लासेस आप देख ही सकते हैं, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आईबी के सारे पेपर्स भी मॉक फॉर्मेट में आरबी की वेबसाइट पर डाले गए हैं, और बहुत सारे पेपर्स हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने बहुत अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है, गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड भी है। तो सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। अब मैं जूम आउट करूंगा। आप सभी लोगों ने आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे मूव कर रहे हैं। थोड़ा लंबा जाएगा सॉल्यूशन, तो प्लीज मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि सही। देखो क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एक्स वाई एक पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें HCF और LCM का सम दे रखा है इतना, और x ग्रेटर देन y है, और उसके बाद तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसी लाइन का मतलब समझाता हूं। अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं x और y, और x ग्रेटर देन y है, तो हमें पता है इनके अंदर कोई ना कोई फैक्टर कॉमन भी हो सकता है। तो x को हम मान लेते हैं AH, और इसे मान लेते हैं BH। H क्या है, जो इनका कॉमन पार्ट है, डेट इज HCF, और ये A और B आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या ये चीज सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? आ गई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इनका एलसीएम क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे इनका एलसीएम दे रखा है हमें 187। तो एलसीएम होता है मेरे पास A इंटू बी इंटू में H, एलसीएम और HCF का सम, और HCF है मेरे पास H। तो इन दोनों का सम मुझे दे रखा है 187।
तो यहां से मैं ये निकाल सकता हूं भैया एच को कॉमन ले लो, ए बी प्लस वन या वन प्लस ए बी ये किसके बराबर 187 के बराबर दे रखा है। क्या इतना पार्ट सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमसे तीन स्टेटमेंट दे रखी है, दे आर थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ HCF एक्स वाई। एक्स वाई का अगर मैं HCF निकालूंगा तो इसकी तीन पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी। क्या ये बात सही है या नहीं है? तो इसे हम हल्का सा प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट वन को लेके चलता हूं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। यहां तक हमें गिवन था स्टेटमेंट वन। अगर मैं बात करता हूं HCF की, तो HCF कोई ना कोई 187 का फैक्टर रहा होगा। 187 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप देखिए 1 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कटेगा, सम अगर करेंगे तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से कट रहा है क्या? 11 से कट रहा है। 11 से काटूंगा तो ये जाएगा मेरे पास 17 टाइम्स, तो यही है। तो HCF की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आपके दिमाग में आएगा सर HCF, पहले तो यार ये क्या हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन में दो वैल्यूज का HCF, एक तो 1 हो सकता है, दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पे 11 HCF हो सकता है क्योंकि 11 से भी कट रहा है, 17 HCF हो सकता है, और आप कहेंगे सर HCF क्या हो सकता है? 11 और 7 187 हो सकता है। अभी मैंने बस बोला, ये मान मत लेना कि यही HCF होगा। अभी हमें एक एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी यार, ये अगर ये मैं HCF मान लूं तो क्या चीजें सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी। तो अभी किसी भी स्टेटमेंट का मैं आंसर नहीं कर रहा। पहली स्टेटमेंट में दे रखा था कि 3 वैल्यू होंगी, अभी हमने मैं 4 निकाली, लेकिन हो सकता है इनमें से कुछ वैल्यू सेटिस्फाई ना करें, वो चीज भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि जैसे कि अगर मैं 187 की बात करूं, HCF को अगर मैं यहाँ पे 187 रख दूं तो यहां से ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाऊंगा 0, ए बी 0, ए और बी का प्रोडक्ट क्या कभी 0 पॉसिबल है? नहीं है। ए और बी का प्रोडक्ट 0 पॉसिबल है ही नहीं, तो मुझे पता है 187 तो हम HCF को ले ही नहीं सकते। 187 HCF की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पे 187 के अलावा बचे 3 केस, तो या तो ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे या फिर इनमें से हो सकता है एक आधा और सेटिस्फाई ना करे, तो मेरा आंसर चेंज हो सकता है। तो HCF की 3 वैल्यू हो जाएंगी या फिर उससे कम होंगी, ये मुझे समझ में आया। 187 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप। आगे बढ़ता हूं। आगे सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 37। ये हमें निकालना पड़ेगा कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो हम बताएंगे कि 37 है या नहीं, और 7 पेयर ऑफ एक्स वाई पॉसिबल होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तीसरी चीज ये है। ठीक है, अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेता हूं, उससे फिर मुझे मिनिमम वैल्यू भी पता चलेगी और HCF भी पता चलेगा। तो पहले मैं केस लेता हूं, HCF को मैंने कर दिया 1। अगर HCF मेरा 1 है तो ए बी प्लस 1 क्या आ जाएगा? ए बी प्लस 1 आ जाएगा 180, और ये 187 सॉरी, और यहां पे मेरे पास ए बी का मान आ जाएगा 186। अगर 186 के फैक्टर्स में स्प्लिट करूं तो मुझे पता है ये 2 से कटेगा, 2 से काटूंगा तो 93 आएगा, है ना। 93 मेरा 3 से कट जाएगा और कितने टाइम्स आएगा? 31। क्या यही फैक्टर्स निकल के आएंगे? और एक तो सबका फैक्टर होता ही है, तो आप एक लिखना चाहें लिखें, वरना ना से। तो मेरे पास ये ए बी के फैक्टर्स है। अब इनमें से ही ए और बी कोई ना कोई वैल्यू लेगा, तो क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? हमें पता है ए ग्रेटर देन बी होगा, यहां से हमने ये डिडक्शन भी निकाली थी, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो ए ग्रेटर देन बी। तो ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? आप कहेंगे सर ए को मैं ये सारा ले लेता हूं और बी को कर देता हूं 1। तो ए और बी अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 186 और बी की वैल्यू 1 पॉसिबल है, पॉसिबल है। दूसरा केस आप क्या ले सकते हैं? अब 1 वाला हटा दो, अब ये 3 चीजें बची मेरे पास। अब बड़े वाला एक साइड रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? चलो यार, छोटे वाले सबसे पहले बी की साइड छोटे वाले रखते हैं, तो बी की साइड मैंने 2 रख दिया। तो क्या ये 3 इंटू 31 93 पॉसिबल है? पॉसिबल है। बी की साइड फिर मैंने रख दिया 3, तो 31 इंटू में 2 क्या ये 62 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर मैं बी की साइड रख दूं 31, तो 2 इंटू 6 क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है ना कि मेरे पास 31 इधर आ जाए और 6 इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे ये 4 केसेस बनेंगे, 1 2 3 और 4। अगर HCF मेरा क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो 4 वैल्यूज तो ये हो गई। इसके अलावा कोई और केस बचेगा क्या? आप करके देख लो।
2 इंटू 3 6 हो गया 31। सारे केसेस हमने ले लिए, इसमें कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने HCF को क्या कर दिया, चलो सर HCF को कर देते हैं अपन अब 11। अगर HCF को 11 करा तो 11 AB प्लस 1 ये किसके बराबर 187, और यहाँ पे मेरे पास AB प्लस 1 का मान कितना आ जाएगा 17, और आप कहेंगे सर AB का मान आ गया 16। अब ध्यान रखना 16 मुझे पता है 2 की पावर 4 है, इनटू में 1। अब क्या क्या फैक्टर्स ले सकते हैं, आप कहेंगे सर B और A का मान अगर रखना है तो B को मैं क्या रख सकता हूं 2 की पावर 4 डेट इज 16, और A को 1 रख सकता हूं। क्या कोई और वैल्यू रख सकता हूं कि आपने कहा सर 2 की पावर 3, चलो इसे 8 रख लो, इसे 2 नहीं रख सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने ये चेंज करा तो इनका HCF ऑफ 1 नहीं है। ए बी को प्राइम है, क्या ये दोनों को प्राइम दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, तो बाकी कोई भी फैक्टर नहीं ले सकते आप। और क्योंकि बी ए बड़ा लेना है बी से, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, तो मेरे पास यहां पे क्या होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, डेट इज 1 वैल्यू। तो स्टेटमेंट 2 भी मैंने आपको यहां पे करके दिखा दी। अगर इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ूं मैं, अगर HCF को मैं क्या ले लूं 17 ले लूं, तो मेरे पास 17 होल, तो आपको दिख रहा है, बार बार मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए बस, AB प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 187। तो AB प्लस 1 मेरे पास किसके बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी 11 के बराबर AB की वैल्यू। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, जब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू निकाल ली तो मतलब HCF 11 पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है। यहाँ पे HCF 1 पे 4 वैल्यू आ रही थी तो ये भी पॉसिबल है, ये 11 भी पॉसिबल है, ठीक है, दोनों पॉसिबल हो रहे हैं। अगर एक भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आती तो ये पॉसिबल ही नहीं होता मेरा HCF ले पाना। क्लियर हो गया, चलो आ गया अब मेरे पास AB 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 इंटू 2 इंटू 5, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं, और बाकी एक अपने आप में इसका फैक्टर होगा 10। अगर लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखते। अगर पेयर्स बनाता हूं मैं A और B का, तो आप कहेंगे सर पहले तो A को 10 ले लो, B को 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर A को बड़ा रखना है B से, तो मुझे यहाँ पे A को 5 ले सकता हूं मैं, B को 2 ले सकता हूं। क्या कोई और वैल्यू पॉसिबल होगी आपकी नजर में, यहाँ पे देखिए ध्यान से। A को मैंने 10 रख दिया पहले सबसे बड़ा, फिर A की वैल्यू को घटाया, जब हम लिखते भी हैं फैक्टर्स में तो इस तरीके से ही करते हैं कि पहले 10 था उसे घटाया 5 करा, 5 में यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू जो एक ही होगी वो मैं 2 ले सकता था, तो यहाँ पे 5 रखना पड़ता, वो तो पॉसिबल नहीं है, ऐसी अगली वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होती। क्लियर है या नहीं है, चलें क्या आगे अब हम, क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई। तो मेरे पास यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो होंगी 2 वैल्यूज। तो मैंने देखा टोटल कितने केसेस बने अब मेरे पास, HCF 187 तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये 187 अगर मैंने रखा तो AB प्लस 1 लिख देता हूं पूरा आपके लिए, ये 187 आएगा, और यहाँ पे कट जाएगा 1, AB की वैल्यू 0 जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 HCF की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे चलता हूं कि पहले 3 वैल्यू होंगी, बिल्कुल ठीक है। टोटल 7 पेयर्स होंगे, अब पेयर्स गिन लो, 4 1 5 और 2 7, टोटल 7 पेयर्स बने मेरे पास। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा है मेरे पास कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी x प्लस 5 की, वो 37 होगी। अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, आप कहेंगे सर देखो फर्स्ट केस में जब मैंने करा HCF को 1, तो यहां पे इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम सम क्या होता है, सम होता है HCF इंटू में A प्लस बी, ठीक है, HA प्लस HB दोनों नंबर्स का सम, यही है ना। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं HCF को 1 रखता हूं तो इन दोनों का सम 187 बड़ी वैल्यू है, 195 बड़ी वैल्यू है, 65 बड़ी वैल्यू है, 31 प्लस 6 37, यहाँ पे मुझे 37 मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि सम अभी पहले केस में तो चारों में मुझे मिनिमम सम मिला 37। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर HCF को 11 कर दिया तो 16 प्लस 7 117, 17 इंटू 11 बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी, 10 इंटू 11 बहुत बड़ी, सॉरी ये तो है ही नहीं पॉसिबल केस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है। अगर HCF को मैंने क्या रख दिया 17 रख दिया, तो 10 प्लस 1 11 इंटू 17 बड़ी वैल्यू है, 5 प्लस 2 डेट इज 7, 7 इंटू 17 बड़ी वैल्यू है, तो 31 इज द राइट आंसर। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो 37 ही होगी। क्या ये चीज क्लियर हो गई,
आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आपको कोई भी दिक्कत इसे समझने में नहीं रही। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या सेशन को अब हम इसे वाइंड अप करें? तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। बाकी अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, हिंदी और सारे और टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, नया टारगेट ग्रुप हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट होगा।